ऑडियो बुक वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 3 पार्ट 25 अन्नमय कोश और चमत्कारी हार्मोन ग्रंथियां। अवयवों की प्रत्यक्ष हलचलें ही शरीर विज्ञान की शोध का विषय रही हैं। अब तक जो खोजे हुए हैं उनमें वह प्रत्यक्ष ही मूलभूत आधार हैं। इसलिए समझा जाता है कि पंच तत्वों से बना हुआ यह ढांचा मात्र ही शरीर है। समझा जाता है कि अन्न, जल, वायु आदि के सहारे ही जीवन की गाड़ी चलती है। इतना होते हुए भी शरीरगत अनेक संदर्भ ऐसे हैं जिन पर रहस्य का पर्दा ही पड़ा हुआ है। स्थूल शरीर पर सूक्ष्म सत्ता का नियंत्रण हमें इन्हीं हलचलों के पीछे झांकता हुआ दिखता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां वंशानुक्रम प्रक्रिया भ्रूणावस्था में जीव का अत्यंतिक उग्र विकास क्रम, जीव कोशों की अद्भुत क्षमता, अचेतन मन की रहस्यमय गतिविधियां, भाव संवेदना से उत्पन्न अदम्य प्रेरणा, अतीन्द्रिय अनुभूतियां, जीवाणुओं की स्वसंचालित जीवन पद्धति, प्रभावशाली तेजो वलय जैसे अनेकानेक संदर्भ ऐसे हैं जिनका शरीर की सामान्य संरचना के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता। रासायनिक पदार्थों के अपने गुण धर्म होते हैं। सम्मिश्रण से उनमें भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, किंतु ऐसे रहस्य उत्पन्न नहीं होते जैसे कि अनबुझ पहेलियों के रूप में सामने आते रहे हैं। उनके भौतिक समाधान अभी तक नहीं मिले हैं और न भविष्य में मिलने की संभावना है। इनके कारण हमें सूक्ष्म शरीर में ही खोजने पड़ेंगे। अन्नमय कोश का वर्णन अपेक्षाकृत सूक्ष्म संस्थानों के अंतर्गत आता है। इसमें रासायनिक हलचलों की उत्पन्न क्रिया प्रक्रिया स्थूल शरीर के क्षेत्र में आती है। शरीर शास्त्रियों की खोजबीन यहीं तक सीमित हैं। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, चिकित्सा उपाय के लिए जो क्रियाकलाप चलते हैं उन्हें भौतिक क्षेत्र की मर्यादा माना गया है। ऐसे अद्भुत रहस्य जिनका तालमेल रासायनिक हलचलों से नहीं बैठता, उन्हें सूक्ष्म शरीर की शक्ति सत्ता का प्रभाव कहा जा सकता है। यह क्षेत्र अत्यंत सुविस्तृत है। उसका थोड़ा सा परिचय जिन प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर प्राप्त हो सकता है, इनमें अंतःस्त्रावी हार्मोन ग्रंथियों की भी गणना की जा सकती है। उनसे निकलने वाले रायरत्ती स्त्राव शरीर में कितनी अद्भुत गतिविधियां संपन्न करते हैं, उन्हें देखकर चकित रह जाना पड़ता है। शरीर विज्ञान की अंतरंग शोधों से यह स्पष्ट हो गया है कि हृदय, आमाशय, आंख, कान, त्वचा आदि तो यंत्र हैं। इन यंत्रों के संचालक सूक्ष्म अवयव अन्य ही होते हैं और उन संचालक तत्वों या अवयवों के स्वरूप पर ही हमारे स्वास्थ्य का बहुत कुछ आधार निर्भर रहता है। इन सूक्ष्म अवयवों में हार्मोन का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी सक्रियता निष्क्रियता का हमारी शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों पर भारी प्रभाव पड़ता है। शरीर की आकृति कैसी भी हो, उसकी प्रकृति का निर्माण तो मुख्यतः इन हार्मोन रसों से ही प्रभावित होता है। यद्यपि आकृति पर भी
इन जीवन रस स्त्रावों का प्रभाव पड़ता ही है। कई ऐसे उदाहरण मिले हैं कि विशेष मनः स्थिति के कारण इन्हीं युवतियों का रूप लावण्य तब तक बना रहा जिस आयु में सामान्य रूप से शरीर पर वृद्धता के चिन्ह उभर आते हैं। उनके बने रहने का रहस्य सूत्र भी निश्चय ही इन हार्मोन स्त्राव में छिपा हुआ माना जाता है। यद्यपि औषधि विद्या और शल्य प्रक्रिया की पहुंच अभी वहां तक नहीं हो पाई है, पर उनके स्वरूप की कुछ कुछ जानकारी तो आधुनिक शरीर शास्त्र को हो ही गई है। हार्मोन स्त्रावों के विशेष अनुसंधानकर्ता डॉक्टर क्रूक शेक ने इन स्त्रावों की आधार ग्रंथियों को जादुई ग्रंथियां कहा है और बताया है कि व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए इन स्त्रावों के संतुलन और क्रियाकलाप का परीक्षण करके ही यह जाना जा सकता है कि उसका स्तर एवं व्यक्तित्व सचमुच क्या है। हार्मोन वे रासायनिक तत्व या रहस्यमय जीवन रस हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रवित होते हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। 1. बहिर्स्रावी ग्रंथियां या प्रणाली युक्त ग्रंथियां, डक्ट या एक्सट्रेलो ग्लैंड्स। 2. अंतःस्रावी या प्रणाली विहीन ग्रंथियां, इंडोक्राइन या डक्टलेस ग्लैंड्स। 1. बहिर्स्रावी ग्रंथियां। इन ग्रंथियों में प्रत्येक के साथ एक नलिका मिली होती है। नलिका द्वारा ग्रंथियों का रसस्त्राव शरीर के रक्त प्रवाह में न मिलकर शरीर की ऊपरी सतह पर चला जाता है। इन रसों के द्वारा शरीर की अनेक जरूरतें पूरी की जाती हैं। प्रमुख बहिर्स्रावी ग्रंथियां 3 है। नंबर 1, अश्रु ग्रंथियां, टीयर ग्लैंड्स। 2, प्रस्वेद ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड्स। 3, लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स। नंबर 2, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इन दिनों क्रोमोसोम्स तथा वंशानुक्रम की चर्चाएं बहुत व्यापक रूप से उठा करती हैं। इन प्रक्रियाओं के मूल में अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्राव कुछ विशिष्ट हार्मोन ही हैं। अब तक की शोधों के आधार पर अंतःस्रावी ग्रंथियों के 8 केंद्र माने जाते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों में अवस्थित हैं, जैसे सिर में 1, पीनियल बॉडी। 2, पिट्यूटरी ग्लैंड हैं। गले में 3, पैराथायराइड और 4, थायराइड ग्लैंड होते हैं। वक्षस्थल के ऊपरी भाग में 5 थायराइड ग्लैंड स्थित हैं। उदर प्रदेश में 6 एड्रिनल ग्लैंड्स और 7 पैनक्रियास ग्रंथियां हैं। पेडु क्षेत्र में 8 गोनेड्स ग्रंथियों का स्थान है। इन ग्रंथियों की अद्भुत क्षमता के संबंध में अभी वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी नहीं है। उनके बारे में सांकेतिक जानकारी ही प्राप्त हो सकी है। फिर भी यह विश्वास किया जाता है कि यदि इनके प्रभाव को जाना और नियंत्रित किया जा सके तो मनुष्य अपने अंदर आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। इन सभी ग्रंथियों की सामान्य जानकारियां निम्नानुसार हैं। 1, पीनियल बॉडी
और 2 पिट्यूटरी ग्रंथि। ये दोनों मिलकर जिस चेतन पक्ष का निर्माण करते हैं उसे ही आज्ञा चक्र कहा जाता है। मस्तिष्क के मध्य में स्थित पिन की नोक के बराबर पिनियल ग्रंथि मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास से संबंधित हैं। सुविस्तृत स्थूल तथा सूक्ष्म जगत की विभिन्न हलचलों के साथ संपर्क का माध्यम यही केंद्र बनता है। प्रेतात्माओं और देवदूतों के साथ संबंध बनाने का केंद्र यही है। इथरिक प्रकाश को उत्पन्न करने तथा ग्रहण करने का कार्य यहीं से होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि हैं। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों की नियंत्रक हैं। यह खोपड़ी के आधार में मस्तिष्क के नीचे एक छोटे से गड्ढे में स्थित है। यह एक छोटी सी नलिका द्वारा मस्तिष्क से जुड़ती है। यह आकार में छोटी पर प्रभाव में बहुत प्रखर है। इसमें अधिक स्राव होने लगे तो मनुष्य असाधारण रूप से लंबे और बेडौल हो जाते हैं। कम हुआ तो बौने रह जाते हैं। बुद्धि की तीव्रता, प्रेम संबंध, उत्साह, आत्मनियंत्रण उसका मुख्य कार्य है। पुरुषत्व और नारीत्व का दिशा परिवर्तन यहीं से होता है। यौवन के उतार चढ़ाव तथा प्रजनन संबंधी गतिविधियों का संपर्क इसी केंद्र से है। शक्कर, चर्बी, स्टार्च, पानी आदि की ठीक मात्रा शरीर में बनाए रहना इसी का काम है। 3. पैराथायराइड। गेहूं के दाने के बराबर की पैराथायराइड्स का स्नायु संस्थान से निकट संबंध है। ये 4 के समूह में होती हैं। इनका स्थान थायराइड ग्रंथि के पीछे है। ये चारों वस्तुतः लघु ग्रंथियों के 2 युग्म है। इनसे स्त्रावित पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन तंत्रिका क्रिया में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। यदि इनके स्राव बढ़ जाएं तो हड्डियां बलुई हो जाएंगी और तनिक से आघात से टूटने या मुड़ने का खतरा बना रहेगा। गुर्दे की पथरी भी इसी गड़बड़ी से उत्पन्न होती हैं। स्त्रियों के प्रजनन केंद्रों की हड्डियां गड़बड़ा जाने से वे बिना ऑपरेशन के बच्चा नहीं जन्म पाती हैं। इसमें अवांछनीयता से जूझने का साहस भरा रहता है। टूटी हुई कोशिकाओं का पुनर्निर्माण, स्नायु तंत्रों का गठन, स्फूर्ति, रोग निरोध क्षमता का भंडार इसी केंद्र में भरा है। 4. थायराइड। यह गल ग्रंथि श्वास नली के चतुर्दिक स्थित होती हैं। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। यह थायरॉक्सिन उस सामान्य गति को नियंत्रित करता है जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। थायरॉक्सिन की मात्रा कम रह गई तो ऊर्जा धीरे धीरे पैदा होती है, भले ही शरीर में खाद्य सामग्री पर्याप्त भरी हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति आलसी हो जाता है। यदि थायरॉक्सिन अधिक हो जाए तो क्रियाशीलता बहुत बढ़ जाती है। उस स्थिति में व्यक्ति अधीर, अशांत, उत्तेजित, बकवादी हो सकता है। इस प्रकार आलस्य और उत्साह के लिए यही केंद्र जिम्मेदार हैं।
प्रतिभाशाली विकासोन्मुख व्यक्तियों को वैसा अवसर थायराइड की सुव्यवस्था से ही प्रदान किया होता है। 5. थाइमस। ये वक्ष स्थल के ऊपरी भाग में होती है। गर्भस्थ स्थिति में विकास करने की क्षमता इसी में भरी है। यदि यह ग्रंथि अविकसित रहे तो भ्रूण स्वस्थ माता से भी उचित पोषण प्राप्त न कर सकेगा। जन्म से लेकर किशोरावस्था और यौवन के द्वार तक ठीक तरह पहुंचा देने की जिम्मेदारी भी इसी को संभालनी पड़ती है। संक्षिप्त में इसे विकास ग्रंथि भी कह सकते हैं। 6. एड्रिनल ग्रंथियां। गुर्दे के ऊपर 2 हिस्सों में बंटी होती हैं। एक को कॉर्टेक्स और दूसरी को मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स से 2 प्रकार के स्राव निकलते हैं। 1. ग्लूकोकार्टिकाइड। 2. इलेक्ट्रोकार्टिकाइड। ग्लूकोकार्टिकाइड का कार्य शरीर में कार्बोहाइड्रेटों तथा वसा का भंडार जमा करना है और प्रोटीनों का सही विभाजन करना है। वही इस संचय का उपयोग संकट काल में करता है। दूसरा स्राव समूह इलेक्ट्रोकार्टिकाइड भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह शरीर में पानी को तथा सोडियम क्लोराइड आदि रसायनों को नियंत्रित करता है। यह रोकथाम न हो तो शरीर पाला मारे वृक्ष की तरह सूख जाएगा। यह भावनात्मक उद्वेगों से एड्रिनल ग्रंथियां असाधारण रूप से उत्तेजित हो जाती हैं और आपत्ति से लोहा ले सकने योग्य शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। क्रोध, भय, हर्ष, रोमांस जैसे अवसरों पर रोमांच हो जाता है, सांस तेज हो जाती है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, पसीना छूटता है। यह सब इसी ग्रंथि के हार्मोन का चमत्कार है। 7. पैनक्रियाज। यह ग्रंथि आमाशय के नीचे स्थित है। इसका मुख्य कार्य भोजन पचाने के लिए पाचक रसों का उत्पादन है। भोजन पचाने के दौरान अनेक तरह के रसों की उन पर प्रतिक्रिया की जाती हैं। उनका संतुलन बिगड़ने पर पाचन संस्थान लड़खड़ा जाता है। इस स्थिति में आहार शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए कोषों तक नहीं पहुंच पाता। पैनक्रियाज की इस भूमिका के कारण इनकी गणना बहिर्स्रावी ग्रंथियों में भी की जाती है। पैनक्रियाज के अंदर ही विशेष खंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जिसमें से इंसुलिन नामक एक विशेष हार्मोन पैदा होता है। शरीर के अंदर शर्करा के अनुपात का नियंत्रण यही रखता है। शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए जितनी शर्करा खर्च होती है, यदि उससे अधिक शर्करा शरीर में हो जाए तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स से अधिक शर्करा न बनने देने तथा अतिरिक्त शर्करा चर्बी आदि में बदल देने का कार्य करती है। 8. गॉनेड्स। ये काम वासना संबंधी ग्रंथियां होती हैं। इन्हें हम प्रजनन ग्रंथियां भी कहते हैं। पुरुष की प्रजनन ग्रंथियां
शुक्र ग्रंथियां या वृषण तथा स्त्रियों की प्रजनन ग्रंथियां डिंब ग्रंथियां या अंडाशय कहलाती हैं। पुरुष सेक्स हार्मोन्स की उत्पादिका वृषण ग्रंथि पर होती है। उसी से उसका पौरुषत्व जगता है। पुरुष आकृति को नारी से भिन्न करने वाले दाढ़ी, मूछ आदि लक्षण प्रकट होते हैं। नारी में डिंब ग्रंथियां गर्भाशय के दोनों छोरों पर होती हैं। इन स्त्री गॉनोड्स से अनेक स्राव निकलते हैं, जिनमें मुख्य है 2। 1 एस्ट्रोजेंस, 2 प्रोजेस्टेरॉन। शारीरिक विकास की दृष्टि से ये स्राव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्त्रियोचित कोमलता तथा गर्भ धारण की क्षमता इन्हीं स्रावों में संबंधित हैं। लिंग परिवर्तन की जो घटनाएं होती रहती हैं, वह इसी ग्रंथि के स्रावों की उल्टी पुल्टी के परिणाम स्वरूप होती हैं। गॉनड्स इंटू ब्रैकेट जनन ग्रंथियां जननेन्द्रिय हलचलों की क्षमता को तथा प्रजनन शक्ति को नियंत्रित करती हैं। पुरुष यौवन और नारी यौवन का विशेषतया प्रजनन संबंधी यौवन का इसी ग्रंथि से संबंध रहता है। वृद्धावस्था में आमतौर से शरीर बहुत शिथिल हो जाता है और इंद्रियां जवाब दे जाती हैं। फिर भी कई बार यह आश्चर्य देखा गया है कि शताधिक आयु वाले व्यक्ति भी नवयुवकों की तरह प्रजनन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न करते रहते हैं। यह गॉनड्स ग्रंथि के सशक्त बने रहने और समुचित यौन हार्मोन्स स्रावित होते रहने का ही परिणाम है। मनःशास्त्री एडलर ने काम प्रवृत्ति की शोध करते हुए पाया कि बाहर से अतीव सुंदर, आकर्षक और कमनीय दिखाई देने वाली अनेक महिलाएं काम शक्ति से सर्वथा रहित हैं। उनमें न तो रमणी प्रवृत्ति थी, न नारी सुलभ उमंग। खोज करने पर ज्ञात हुआ कि यौन हार्मोन्स के स्रोत ही इन विशेषताओं के आधार हैं। एडलर ने अपनी खोज के दौरान देखा कि कितने ही युवकों की शारीरिक स्थिति सामान्य थी। ऊपर से उनमें मर्दानगी भरी ही दिखाई देती थी, पर थे वे वस्तुतः नपुंसक। न तो उनके मन में काम उमंग थी, न जनेन्द्रिय में उत्तेजना। कारण तलाश करने पर उनमें सेक्स हार्मोनों का अभाव पाया गया। इसके विपरीत उन्हें ऐसे नर नारी भी मिले जो अल्प वयस्क अथवा वयोवृद्ध होते हुए भी काम पीड़ित रहते थे। अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनमें उत्पन्न हार्मोन के आश्चर्यजनक प्रभाव के ढेरों प्रमाण अध्ययनकर्ताओं को मिले हैं। बिंधो वैन जैसे बहरे का प्रखर संगीतज्ञ बनना, डिमोस्थनीज जैसे हकलाने वाले धुरंधर वक्ता हो सकना, डैनियल बॉर्न जैसे मंद दृष्टि का सुंदर दृश्यों का अंकलन करने वाला कुशल चित्रकार बन पाना, इन्हीं हार्मोन के स्राव की मात्रा पर निर्भर रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल कॉरिलेशंस विद डक्टलेस ग्लैंड्स नामक ग्रंथ में अंतः ग्रंथियों की चर्चा आंतरिक ग्रहों के रूप में की गई है। जिस प्रकार सौर मंडल के विविध ग्रह परस्पर संतुलन स्थिति बनाए हैं, वैसे ही ये अंतःस्रावी ग्रंथियां शारीरिक मानसिक संतुलन साधे रहती हैं। इस तुलना क्रम में सूर्य की पीनियल बॉडी से
चंद्र की पिट्यूटरी से, मंगल की पैराथायराइड से, बुध की थायराइड से, बृहस्पति की एड्रिनल से तथा शुक्र की थाइमस से तुलना की गई है। ऑकल्ट एनाटॉमी के लेखक ने इस ग्रंथियों का उल्लेख ईथर सेंटर्स के रूप में किया है तथा उनके उद्दीपन की अंतर्ग्रही चेतना के साथ जोड़ा है। प्रतीत होता है कि अविज्ञात चेतना केंद्रों से इन ग्रंथियों के माध्यम को कुछ साधारण अनुदान मिलता रहता है। उपर्युक्त कथनानुसार अंतःस्रावी ग्रंथियों का संबंध ब्रह्मांड चेतना से, सूक्ष्म जगत से बनता है। वे विश्व शक्तियों के साथ आदान प्रदान का काम करती हैं। शरीर शास्त्र के अनुसार इनका प्रभाव काय कलेवर के अंतर्गत शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका अर्थ हुआ कि यह ग्रंथियां भीतर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में अपना प्रभाव छोड़ती हैं। उनका प्रभाव व्यक्तित्व की विविध क्षमताएं उभारने में असाधारण रूप से होता है। यदि इन ग्रंथियों को नियंत्रण से बाहर माना जाता है और समझा जाता है कि इनकी प्रकृति एवं क्रिया पद्धति बदलना अपने हाथ की बात नहीं है, किंतु ऐसा है नहीं। सूक्ष्म शरीर का प्रभावित करने वाला साधनात्मक प्रयत्नों से इन ग्रंथियों की स्थिति बदली जा सकती है और अनावश्यक हार्मोनों का उत्पादन घटाकर जो उपयोगी हैं उन्हें बढ़ाया जा सकता है। अन्नमय कोश में इन ग्रंथियों के नियंत्रण सूत्र माने गए हैं। पार्ट 25 समाप्त।